भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में ग्वालियर में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती को शीघ्र जोड़ने पर दिया बल। कहा, प्राकृतिक खेती में कम लागत में मिलती है अधिक उपज। बायो विलेज 2.0 त्रिपुरा में सतत विकास को बढ़ाने में निभा रहा है महत्वपूर्ण रोल। यहाँ के गांवों में कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में जैविक उर्वरक का किया जा रहा है उपयोग। रासायनिक उर्वरकों से लोगों ने की तौबा। गुजरात के आनंद में डेयरी व्यवसाय ने महिलाओं की बदली किस्मत। यहाँ का डेयरी व्यवसाय देश भर में अपने दुग्ध उत्पादन के लिए है प्रसिद्ध। महिलाओं के सशक्तिकरण में इस व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका। गांव में 85% परिवार पालते हैं औसतन 10 से ज्यादा पशु। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की मांग है, जिसमें लागत कम लगती है और उपज की कीमत अधिक मिलती है। प्राकृतिक खेती अब कृषि शिक्षा में भी आएगी। प्राकृतिक खेती पद्धति कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में शीघ्र जुड़े, इस दिशा से सरकार प्रयास भी कर रही है। तोमर ने ये बात कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी जबलपुर और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ग्वालियर में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में कही। तोमर ने कहा कि एक समय था जब देश में आबादी के हिसाब से खाद्यान्न में कमी थी, तब केमिकल फर्टिलाइजर की ओर जाकर उत्पादन केंद्रित नीति बनी, जिसके कारण उत्पादन बढ़ा व आज खाद्यान्न सरप्लस है। लेकिन अब एक बार फिर खुद को संवारने की जरूरत है ताकि आगे का जीवन ठीक से चले और प्रकृति से तालमेल ठीक से बन सके। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता है। तोमर ने कहा कि हमारे देश में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सिर्फ आजीविका के लिए ही नहीं बल्कि सबकी जरूरत भी है। किसान खेती से सिर्फ आजीविका प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह देश के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की भूख मिटाने के लिए खेती करता है। हमारे देश में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि सिर्फ आजीविका ही नहीं है, क्योंकि आजीविका के और भी कई क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में व्यक्ति काम करके पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर कृषि उपेक्षित हुई तो लोगों की जेब में तो पैसा होगा, लेकिन अगर कृषि उत्पादन नहीं होगा तो हम पैसे से खरीदेंगे क्या? नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत आज दुनिया को खाद्यान्न देने वाला देश बन गया है। दुनिया के बहुत से मित्र देश आज भारत की तरफ देखते हैं कि अगर भारत में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति ठीक है तो बुरे वक्त में भारत हमारी मदद करेगा। किसानों के सामने देश व दुनिया की भी जिम्मेदारी है। तोमर ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण माटी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, मित्र बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं। हम हर साल धरती की खाद की प्यास बढ़ाते जा रहे हैं। जिस संकट से देश 25 साल के बाद जूझने वाला है, उससे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पद्धति को फिर से लॉन्च किया व इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है।
एमएसपी 1.5 गुना की गई। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों किसानों को हर साल 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 2.16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को फसलों के नुकसान के बदले 1.24 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा 18 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिलते हैं। किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। किसान खेती में काम करता है, पसीना बहाता है, पूंजी लगाता है, फसल की रखवाली करता है और फसल खड़ी हो तैयार हो, उसके बाद भी प्राकृतिक प्रकोप पर वो निर्भर बना रहता है। कभी कभी प्रकृति नाराज हो जाती है तो निराशा तो उसके मन में आती है, लेकिन वह खेती छोड़ता नहीं, निराश नहीं होता, दोबारा से फिर इंतजार करता है कि जोत आ जाए, समय है तो मैं बुआई कर लूं। तो किसान की भूमिका भी ठीक वैसी ही है कि खेती से वो आजीविका तो प्राप्त करता है, लेकिन किसानी वो इसलिए करता है कि देश के 130 करोड़ लोगों को मेरा जो पसीना खेत में गिर रहा है वो भोजन उपलब्ध कराएगा, उनकी भूख को मिटाएगा। और सिर्फ देश ही नहीं, आज भारत दुनिया को देने वाला देश बन गया है। तो दुनिया के बहुत सारे हमारे मित्र देश, पड़ोसी देश और जिन देशों में बहुत अधिक आवश्यकता है, ऐसे तमाम सारे देश आज भारत की तरफ इस अपेक्षा से साथ निहारते हैं कि अगर भारत ठीक स्थिति में है, भारत में खाद्यान्न की व्यवस्था भरपूर है, भारत का किसान परिश्रम कर रहा है, तो जब हमारे यहाँ कभी बुरे दिन आएंगे तो भारत हमारी मदद करेगा। और बायो विलेज 2.0 भारत में सतत विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। इस विषय पर हमारी अगरतला संवाददाता रीना देवी ने त्रिपुरा सरकार के जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय के अंजन सेन गुप्ता से विशेष साक्षात्कार किया। पेश है इस साक्षात्कार की पहली कड़ी। आपने ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा था, माने कौन सा प्रोजेक्ट? तो आप मीन कर रहे हैं बायो विलेज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट का। तो इस बायो विलेज प्रोजेक्ट एंड देन बायो विलेज 2.0 में क्या क्या डिफरेंसेस है? अच्छा, हम जो प्रोजेक्ट तब कर रहे थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड था और एक ही साथ में कुछ पॉलिनेशंस का रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे में जो बायो विलेज का कंसेप्ट है ये हमारा देश में काफी पुराना है और इस कंसेप्ट में क्या किया जाता है कि जैविक कृषि का ऊपर जोर दिया जाता है, जिसमें कि एक गांव में जो भी बायो विलेज होता है उसमें जैव कृषि किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। लेकिन इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है कि हम अभी भी हमारा देश में जो है हमारा मानसून का ऊपर हम लोग पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। तो हमने एक ऑर्गेनिक विलेज बनाया, इसका सब कुछ ठीक तरह से किया, इसका बाद कुछ भी नेचुरल डिजास्टर जैसे हुआ तो उसमें इसका बर्बादी हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दिस बायो विलेज 2.0 को डेवलप किया गया। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मुद्दा है, लेकिन इसका साथ में काफी सारे और मुद्दे हैं जो कि एक एंटरप्राइज का फेलियर होने का बाद भी दूसरा एंटरप्राइज इन लोगों को सपोर्ट दे सकता है। जैसे कि जो फार्मर्स या विलेजर्स है उनको क्या लगेगा कि एक एंटरप्राइज का अगर उसमें फेलियर बना तो बाकी एंटरप्राइज से वो इनकम कर सकता है। तो इस सब को जहन में रखते हुए हमने जो अहम बातें और अहम मुद्दे जो इसमें हमने चुना है उसमें 2-3 इश्यूज का बारे में मैं जरूर बात करूंगा। इसमें पहला है कि हम ऐसा जो कंपोनेंट है इसको चुने जिसमें कुछ है जो हमारा जो खर्चा होता है, खर्चा का बचाव होता है उसमें, और कुछ ऐसा कंपोनेंट्स होगा जिसमें हमको इनकम जनरेशन मिलेगा, मतलब आय का वृद्धि होगा। तो इसको मतलब जहन में रखते हुए ये कंपोनेंट्स को चुना गया है। ये प्रोजेक्ट में ये क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा इलाबोरेटली आप
आप हमें बताइए। तो अभी खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड है उन लोगों को हमने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और बाकी जो एग्रीकल्चर का इनपुट्स है वो हमने दिया है, जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, जो कि हमारा बायो विलेज जो ट्रेडिशनल है उसका वन ऑफ द और द मेन कंपोनेंट्स है। फिर जिस घर में अपना महिलाओं को मशरूम करने का इच्छा है, तो उनका इच्छा का अनुसार हमने उन लोगों को पूरे बरस के लिए मशरूम का स्पॉन्स और बाकी ट्रेनिंग वगैरह वगैरह सब कुछ हमने देते हैं। इसका बाद जिसका पास जो पानी है, मतलब वाटर बॉडीज है, उनको क्या करते हैं, फिश फिंगरलिंग, जनरली आईएमपी इंडियन मेजर कार्प, और इसका साथ रेशन और जो मेडिसिन, ये सब हम दिलाते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट है एनिमल रिसोर्स कंपोनेंट। इस एनिमल रिसोर्स कंपोनेंट का दो भाग है। एक में है हम लोग डाकरी या चिक्स, लेयर चिक्स, और डाकरी में जो हंस का बच्चा जो देता है वो खाकी कैम्बेल का होता है, तो ये दिया जाता है, साथ में रेशन भी दिया जाता है और मेडिसिन भी दिया जाता है। और फिर और एक कंपोनेंट है आइदर पिगरी और गोटरी। तो गोटरी में हम लोग जो ब्लैक बंगाल ब्रीड है वो देते हैं, और पिगरी में लार्ज हैम्पशायर जैसा अच्छा ब्रीड है, इसको दिया जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि त्रिपुरा बायो विलेज 2.0 की तरफ बढ़ गया है। बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग और बायो फर्टिलाइजर, इन सब पर पूरा फोकस रहता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायो विलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूं। कुछ दिन पहले ही भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइफ को जानिए, उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। और गुजरात के आनंद का डेयरी व्यवसाय पूरे देश में अपने दुग्ध उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण में इस व्यवसाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ घर घर डेयरी है जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। इसी उद्योग से जुड़ी कुछ महिलाओं से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद में, और आनंद का जब नाम आता है तो दिमाग में एक छवि आती है यहाँ के डेयरी व्यवसाय की। जी हाँ, डेयरी व्यवसाय यहाँ पर रोजगार का एक प्रमुख साधन है। घर घर में आपको इस तरह की डेयरीज देखने को मिल जाएंगी। महिलाएं बड़ी संख्या में इन काम में लगी हुई हैं। यहाँ पर उनका सशक्तिकरण हुआ है और ये माना जाता है कि बड़ी आबादी जो महिलाओं की है वो इसमें योगदान देती है। आज हम ऐसी ही एक डेयरी में आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जो लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, किस तरह से उनकी अपेक्षाएं हैं और क्या वो चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने काम में विस्तार किया है और क्या उनके और सपने हैं। आनंद के ग्रामीण इलाकों में घर घर इस तरह की डेयरी है। खास तौर पर महिलाएं इस काम में जोर शोर से लगी हैं और ये महीने में हजारों रुपए भी कमा रही हैं। पूरे आनंद में ये जो डेयरी है ये कितना बड़ा साधन है रोजगार का? इसमें से बहुत बड़े हम कमाई करते हैं, सब कुछ हम बच्चे पालते हैं, हमारी अच्छी सी आवक है, हमें बहुत अच्छी सी खासी सी हमको आवक मिलती है। बहुत अच्छा हमारा घर चलता है, बच्चे को पढ़ाते हैं इसमें से। इनका दिन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। पशुओं का दूध निकालना, उन्हें नहलाना और उनकी देखभाल करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। इस गांव में 85% परिवार औसतन 10 से ज्यादा पशु पालते हैं। वे 40 से 50 लीटर देसी गाय का दूध बेचते हैं। यहाँ महिलाओं का जीवन ही बदल गया है।
व्यवसाय से जुड़ी हुई महिलाओं अच्छी तरह से महसूस करती है कि वो हमें वो पशुपालन का बिजनेस है और वो अच्छा लगता है महिला के लिए। ये सरकार रहेगी तो हमें अच्छी तरह से हमें मालूम है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा વધારે बेनिफिट करेगा। इस सरकार रहेगी और अच्छी तरह से हमें वो धंधे में और हमारे बच्चे में, इस धंधे में से हमारे बच्चे हमें बाहर भी हम भिजवा सकते हैं। इन महिलाओं ने सखी समूह बनाए हैं। आर्थिक मदद के साथ ये अब एक दूसरे की सहायता भी कर सकती हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ इनमें राजनीतिक समझ का भी विकास हुआ है। मतदान के प्रति जागरूकता आई है और किसे वोट देना है इसका निर्णय भी ये स्वयं लेती हैं। ये एक अच्छा खासा व्यवसाय करते हैं ये, इसलिए सुविधा हो तो सभी मिलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि सभी में इसमें ज़्यादा मेहनत होती है तो सुविधा मिले तो सिर्फ अच्छे से हो जाए सब। ये सरकार रहेगी तो कुछ तो अच्छा सोचेगी ना। ये महिलाएं मानती हैं कि इस उद्योग ने इनके हाथ मजबूत किए हैं, आत्मसम्मान भी बढ़ाया है और राजनीतिक सोच को परिपक्व किया है। इनके लिए व्यवसाय में बढ़ोतरी और सुविधाएं एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, क्योंकि इस उद्योग ने इन्हें सशक्त बनाया है और भविष्य के लिए इन्हें एक विजन भी दे रहा है। आनंद की बात करते हैं तो यहाँ पर 350 से ज्यादा गांव हैं और गांव में हर परिवार पशुपालन के साथ साथ डेयरी व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है। इनके रोजगार का ये एक मुख्य साधन है, विशेषकर महिलाओं के लिए। वो कहती हैं कि उनकी आत्मनिर्भरता में, उनके सशक्तिकरण में इसका विशेष योगदान है और इसी वजह से इस चुनाव में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो देखना होगा कि इस चुनाव में तमाम मुद्दों के साथ साथ इस फैक्टर से जीत का आनंद किस पार्टी को मिलता है। कैमरामैन सेंथिल और सहयोगी विनोद कुमार ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, आनंद। और उड़ीसा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा की सरकार हर साल कोणार्क महोत्सव बहुत भव्य तरीके से मनाती है। 1989 में शुरू किया गया कोणार्क महोत्सव पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाए हुए है। कोणार्क मंदिर परिसर में 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए कई कार्यक्रम होते हैं। हर कलाकार का सपना होता है कि वो एक बार अपनी जिंदगी में यहां आकर परफॉर्म जरूर करे। इस बार कोणार्क महोत्सव में पहली बार सैंड आर्ट फेस्टिवल भी इसका हिस्सा है। सर्दी का मौसम आते ही ओडिशा का पूरा माहौल एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। साल भर तक देश और दुनिया के लोग, खासतौर पर कलाकार, दिसंबर के महीने का इंतजार करते हैं। यहाँ पुरी में होने वाले कोणार्क फेस्टिवल में हर साल 1 से 5 दिसंबर तक सिर्फ नृत्य और संगीत की खनक सुनाई देती है। 5 दिन तक यहाँ दुनिया भर के कलाकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। फेस्टिवल के पहले दिन मलेशिया और दिल्ली के कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी, जो रामायण का हिस्सा थी। मलेशिया से आए कलाकारों ने राम, सीता और रावण की भूमिका को एक अलग ही अंदाज में पेश किया। The Indian culture is very well kept there as well. We go to temples, we know our epics, we know our myths. So in that sense, the Ramayana is not something new to us. But what is new is the fact that Guru Gajendra Panda got us to the villages in Anjira to see the folk Ramanatakam and Ram Leela. And that was new. So to get the folk elements of the Ram Leela into Jayaram was something very new, and we are indeed blessed to be performing Jayaram here in Konark. Every Odissi dancer's dream to perform in Konark Festival. And being the third time performing here in Konark Festival, it was such a privilege and blessing. I played the role of Ravana in this production called Jayaram. It was quite difficult because, as everyone knows, every Hindu, every people know that Ravana is a demon king. It was difficult for me to relate to him, but I treat him as a normal human being, but with very high ego and arrogance. So I was able to relate to him, and performing in Konark has always been a dream
for every Odissi dancer within India, outside of India, and that too in Orissa, the birthplace of Odissi. It's an amazing feeling having the Sun Temple behind us while dancing. पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ का पर्यटन विकास निगम कई तरह के खास इंतजाम करता है। It is a visitor's delight. The area was packed with people. The people enjoyed the dance, and even we would like to invite people from across the world to come within these 5 days, visit this particular place, enjoy the dance here right in front of Konark. This is a fabulous program, and I am so happy about it. I am happy that the organization which I represent is supporting this in a big way. पहली बार इस उत्सव में नृत्य संगीत के अलावा सैंड आर्ट फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। इसके लिए मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर उन्होंने पहले ही दिन भारत के G20 प्रेसिडेंसी की खुशी रेत पर उकेर दी। हम लोग यहाँ पर सैंड स्कल्पचर के थ्रू जो G20 का जो लोगो है उसको रिक्रिएट किए हैं। अराउंड 20 टन्स ऑफ सैंड लगा है इसको क्रिएट करने के लिए। मैं और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने हेल्प किया है इसको क्रिएट करने के लिए। और ये इंटरनेशनल कोणार्क सैंड आर्ट फेस्टिवल में ये हो रहा है, जहाँ पर कि देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। 5 डेज में मोर देन 5 लाख लोग यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों के अलावा रूस, स्पेन, कनाडा, सिंगापुर, जापान जैसे 5 अलग-अलग देशों से यहाँ सैंड आर्टिस्ट आए हैं जो पूरे फेस्टिवल के दौरान अलग-अलग स्कल्पचर बना रहे हैं। पुरी का ये समुद्र तट इस समय अद्भुत कलाकृतियों से भरा हुआ है। बाहर से जो भी लोग इस समय पुरी या उड़ीसा घूमने आए हैं वो कोणार्क फेस्टिवल की छटा देखकर दंग हैं। हमारी कंट्री में एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जो सभी ग्लोब को जोड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो कोणार्क पुरी जैसी सिटी में मैंने देखा कि ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है उसको देखने का भी और उस चीज़ को एंजॉय करने का भी। ऑल्दो मुझे मालूम नहीं था कि ये फेस्टिवल 1 से 5 दिसंबर पुरी में ऑर्गेनाइज होता है। आई हैड इम्प्रेशन की सम अदर डेट्स। मैं तो यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आई थी, बट जब मुझे पता लगा कि ये फेस्टिवल है तो मैंने अपने विजिट को 1 डे और प्रोलॉन्ग किया। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय शिल्प के इतिहास की बेजोड़ दास्तान है। ये फेस्टिवल इसी विरासत को सहेजने का सबसे बेहतर जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। मध्य प्रदेश के किसान गेहूं और चने की बुआई कर लें। गेहूं और चने की बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। मध्य प्रदेश में गन्ना किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए अच्छे से देखभाल करें। साथ ही गन्ने की फसल को कीट और रोगों से बचाने के उपाय भी कर लें। यहाँ के किसानों ने अगर बैंगन के नए पौधे रोपे हैं तो उनकी उचित देखभाल करें। मध्य प्रदेश में इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूलगोभी, प्याज और आलू की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ सफेद प्याज की उन्नत किस्मों जैसे AFW और उदयपुर 102 की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ गुलाबी प्याज की नासिक लाल और AFDR किस्मों की बुआई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में आलू की कुफरी पुखराज, के लोकेर, के जवाहर और के ज्योति जैसी किस्मों की बुआई यहाँ के किसान कर सकते हैं। महाराष्ट्र के किसान सरसों और मूंगफली की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान 4 से 6 सप्ताह पुराने बैंगन के पौधों की रोपाई भी जारी रखें। बेमौसम बारिश और नम मौसम के कारण कुल्थी जैसी दलहन फसलों में रस चूसक कीटों का खतरा रहता है। ऐसे में इसको नियंत्रित करने के लिए लैम्डा सेहलोथ्रिन 5% EC की 6 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। महाराष्ट्र में चना, ज्वार और प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ अरहर में इस समय फली छेदक कीट देखा जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए 5% NSKE का छिड़काव करें। इस मौसम में गन्ने में सफेद मक्खी पाई जाती है। इसको नियंत्रित करने के लिए 10 लीटर पानी में लेकेनीसीलियम लेकेनी की 50 ग्राम मात्रा का स्प्रे करें। महाराष्ट्र के लातूर में कपास की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ मूंगफली, मक्का, सूरजमुखी और गेहूं की समय समय पर सिंचाई करते रहें। और अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
4 दिसंबर को देश भर में नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना का अभिनंदन करते हुए एक वीडियो साझा किया है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को करारी मात दी थी। नौसेना की निर्णायक भूमिका को याद करने की ही दिन है 4 दिसंबर। नौसेना दिवस के अवसर पर दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि नौसेना की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्रीय सीमाओं की सजग प्रहरी है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान। नगर निगम चुनाव की मतगणना बुधवार को होगी। तीनों दिल्ली नगर निगमों के एकीकरण और वार्डों के परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है। दिल्ली नगर निगम के निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 40,000 दिल्ली पुलिसकर्मी, 20,000 होमगार्ड, अर्धसैनिक और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की 108 कंपनियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये तस्वीरें उत्तरी दिल्ली पुलिस स्टेशन, कोतवाली और सब्जी मंडी की हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को मतदान होगा। इस चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 69 महिलाएं भी हैं। उत्तर भारत में ठंड ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। पाठक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर